हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर। अपन ने 4 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अपन 6वां चैप्टर करवा रहे हैं। 6वें चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बेसिक फिनोमेना को पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इसके टॉपिक वाइज टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास इन टॉपिकों की परिभाषा बताते जाएंगे और टॉपिकों को आगे रन करवाते जाएंगे। जिसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन आएगा उस डेरिवेशन को करा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में कोई खास न्यूमेरिकल तो है नहीं, ज्यादातर तो परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं आपको समझनी है और उनका हल करना है। ठीक है, कोई छोटे मोटे डेरिवेशन है वो अपन करवा देंगे। ठीक है, अब अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन ने अपना तो वही फॉर्मेट चल रहा है जिसमें अपन पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उन्हीं टॉपिकों का एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक मैंने सामने लिख दिए हैं जिसमें पहला टॉपिक आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। सबसे पहली परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद हेनरी तथा फैराडे के अनुप्रयोग आएंगे। फिर आएगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स नहीं चुंबकीय फ्लक्स। फिर आएगा फैराडे के प्रेरण के नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। फिर उसके बाद आएगा लेंज का नियम। उसके बाद आएगा लेंज के नियम एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिर उसके बाद आएगा गतिक विद्युत वाहक बल। फिर उसके बाद आएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहे चालक क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अगला आएगा ऊर्जा की दृष्टि से एक परिमाणात्मक अध्ययन, यानी कि अपन इसके फोर्स का मान निकालेंगे, इस पर लगने वाले दाब का मान निकालेंगे। दाब का मान क्या होगा उस मान का अपन निकालेंगे, अर्थात यानी कहने का शक्ति का मान निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे प्रेरकत्व। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण दो समाक्षीय परिनलिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरण। उसके बाद दो समतल कुंडलियों के कारण अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, दो अपने पास समतल कुंडलियां होंगी उनके कारण अपने को किसका मान निकालना है, अन्योन्य प्रेरण का मान निकालना है। उसके बाद स्वयं प्रेरण, किसी परिनलिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व। उसके बाद किसी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। उसके बाद प्रेरकत्व का संयोजन। ठीक है, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद भंवर धारा। ठीक है, जैसा टॉपिक अपन ने लिख रखा है उन्हीं टॉपिकों का फॉलो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। वही अपना एक सीधा सा फंडा है जिसमें अपन लगभग 2 घंटे में एक चैप्टर को निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे में हो सकता था, लेकिन अच्छी अच्छी बातें बताते हुए अपन एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन इसको अपना काम ये नहीं है कि अपन जल्दी से जल्दी करा दें, अपना ये काम है कि कंटेंट अच्छा दें और आपको समझ में आए। ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, इसलिए अपन प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो लिखा दिया जाए वो क्या रहे, सफिशिएंट रहे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो अब शुरू करें अपने पहले टॉपिक पर बढ़े। चलिए तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का पहला नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, पहला नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अपन चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, सबसे पहली बात, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी अपने को। सबसे पहले अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होता अपने को धारा नहीं मिलती, और धारा मिलती तो भी बहुत कॉस्टली मिलती। ठीक है, इस कॉस्ट को कम करने के लिए हेनरी और फैराडे ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कैसे होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। जैसे ही किसी कुंडली को, ये कोई कुंडली है, ठीक है, और इसको इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, एक धारामापी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, धारामापी। ठीक है, अगर धारामापी ना भी जोड़ो तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं। ठीक है, अब जैसे ही इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाएंगे, जैसे ही इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाएंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित, इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसके फ्लक्स के मान में क्या उत्पन्न होगा। जब पहली बात इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, इस कुंडली को सबसे पहले कहां ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखने। जैसे ही मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, इस कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्तित
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके किसमें परिवर्तन होगा, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ परिपथ में, अगर क्लोज पथ है, क्लोज परिपथ में क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा। इस पूरी घटना को ही क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि चुंबकीय प्रेरण की सहायता से अपन ने क्या उत्पन्न किया है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, यानी धारा को प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जब इस किसी कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, यानी कि इसके पास परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, तो इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, तो इस कुंडली के फ्लक्स के मान में लगातार क्या होगा, परिवर्तन। जैसे ही इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कैसा उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो परिपथ कैसा हो जाएगा, क्लोज परिपथ। कैसा परिपथ हो जाएगा, क्लोज परिपथ। परिपथ क्लोज कैसे होगा, परिपथ को क्लोज रखना पड़ेगा। अगर ये क्लोज परिपथ नहीं होगा तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। परिपथ में धारा बहाने के लिए अपने को परिपथ को क्या रखना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा। तो क्लोज परिपथ में क्या बहने लग जाएगी, प्रेरित धारा बहने लग जाएगी, और इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको परिभाषा के शब्दों में लिखें तो जब किसी कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उस कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगेगी। परिपथ में यानी कि बंद परिपथ में क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि चुंबकीय प्रेरण की सहायता से, चुंबक की सहायता से अपन क्या उत्पन्न कर रहे हैं, धारा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हेनरी और फैराडे नामक दो वैज्ञानिक हुए। उन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और बताया कि इसकी सहायता से वास्तव में क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बह सकती है परिपथ में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, परिपथ बंद होना चाहिए। अगर मैं इस परिपथ को खोल दूं तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। अब इसके हेनरी व फैराडे के प्रयोग पर आते हैं। आपको हेनरी व फैराडे के प्रयोग में भी ये सारी बातें हमेशा लिखनी है। किसी कुंडली के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा और फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्लोज परिपथ में क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी, जिसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो मैं चैप्टर में आगे बढ़ूं तो दूसरे टॉपिक का नाम आता है हेनरी फैराडे के प्रयोग। हेनरी फैराडे ने प्रयोग किए। सबसे पहले इसने क्या किया, एक छड़ चुंबक ली। इसने क्या ली, छड़ चुंबक ली। ठीक है, एक तरफ इसका एन सिरा था, एक तरफ एस सिरा था। एक तरफ एन सिरा था, एक तरफ एस सिरा था। अब इस छड़ चुंबक को इस कुंडली के क्या लाया जाता है, पास लाया जाता है। जैसे ही कुंडली के पास लाया जाएगा तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, परिपथ में प्रेरित धारा बहने लग जाएगी और धारामापी में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, अब विक्षेप किस तरफ आएगा, हेनरी फैराडे ने तो बता दिया कि विक्षेप अगर एन सिरे को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एन सिरे की तरह व्यवहार करेगा। और परिपथ में धारा कैसे बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि धारामापी में विक्षेप ऐसे आ जाएगा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या हुआ, जैसे ये एन है, ठीक है, एन ऐसे ही बनाया जाता है, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, तो परिपथ में धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। ठीक है, अगर एस है तो एस कैसे बनाया जाता है, परिपथ में क्या बना दूं, ये एस बना दूं, एस सिरा है तो इसको, यानी कि धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे धारा की दिशा क्या हो जाएगी,
क्लॉक वाइज। धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? क्लॉक वाइज। इसको बोला जाता है ACW, इसको CW, इसको ACW, इसको CW, ठीक है, क्लॉक वाइज। CW का अर्थ होगा क्लॉक वाइज। परिपथ में क्या बहने लगी? धारा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इस N सिरे को परिपथ से क्या लेके जा रहा हूं, ये S और ये N। अब की बार मैं क्या लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं। जैसे ही इस क्षण चुंबक को दूर लेके जाऊंगा या पास लेके जाऊंगा तो इसके तो फ्लक्स के मान में लगातार क्या होगा? परिवर्तन। फ्लक्स में क्या हुआ? परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने से परिपथ में क्या बहेगी? धारा बहेगी। लेकिन जब दूर लेके जाएंगे तो ये सिरा एक दूसरे को क्या करेंगे? देखो यहां पर N को पास ला रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। जब दूर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? आकर्षित। जब दूर लेके आ जाएंगे तो ये सिरा किसकी तरह व्यवहार करेगा? S सिरे की तरह व्यवहार करेगा और धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। धारा की दिशा किधर हो जाएगी? आपकी बार धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? आपकी बार धारा की दिशा क्लॉक वाइज और धारा मापी में विक्षेप इधर आ जाए, ठीक है। दिशा याद रहे तो लिख देना, नहीं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपकी बार किसने क्या किया? इसने इस S सिरे को और एक तरफ N सिरा, आपकी बार इसको कुंडली को इसके पास लेके आ रहे हैं तो आपकी बार S सिरे को पास लेके आए, S सिरे को पास लेके आए तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन। फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो ये सिरा किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? S सिरे की तरह। किसकी तरह? S सिरे की तरफ। जब पास लेके आएंगे तो सेम ध्रुव की तरह कार्य करेगा, जब दूर लेके आएंगे तो अपोजिट ध्रुव हो जाएगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किससे निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा N से निकलती हैं और S पर क्या होती हैं? खत्म होती हैं, ठीक है। S पर क्या होती हैं? खत्म होती हैं, ठीक है। हमेशा किससे निकलती है? N से निकलती है, S पर खत्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैंने इसको N सिरे को दूर रखा, लेकिन S को जैसे ही मैं इसके पास लेके आए, इस कुंडली के पास S सिरे को लेके आए तो कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या हुआ? परिवर्तन, जिसके कारण परिपथ में क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। अब धारा की दिशा किधर होगी? S का अर्थ क्या होता है? धारा की दिशा कैसे बहेगी? धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। ये धारा मापी में क्या आ जाएगा? विक्षेप आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं यहां पर N रख दूं, यहां पर S रख दूं, अब की बार मैं V वेग से इसको क्या लेके जा रहा हूं? यहां पास लेके आया, यहां दूर लेके गया, यहां पास लेके आया और यहां दूर लेके जा रहा हूं। ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? S है तो किस ध्रुव की तरह? N की ध्रुव। N होगा तो धारा की दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे होता है, यानी कि ऐसे ऐसे, और धारा मापी में क्या आ जाएगा? विक्षेप। और इस कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये तो था इसका पहला प्रयोग, ये तो था इसका पहला प्रयोग। कहने का अर्थ इसका सीधा सा एक है, जब किसी क्षण चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाएगा और ये परिपथ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर ये खुला परिपथ होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इस कुंडली को बंद परिपथ में जोड़ा गया है, इस कुंडली को किस में जोड़ा गया है? बंद परिपथ में जोड़ा गया है। एक बार तो इस क्षण चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आते हैं और जब इस कुंडली को इसके पास लेके पास लेके आते हैं तो इसके धारा की दिशा में एक तरफ विक्षेप होता है, इस धारा मापी में क्या हो जाता है? एक तरफ विक्षेप हो जाता है। जब कुंडली को दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। विक्षेप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जब इस क्षण चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आते हैं या बंद परिपथ के पास लेके आते हैं तो इस कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से परिपथ में क्या बहने लगेगी? प्रेरित धारा बहने लगेगी। ये प्रेरित धारा भाई, और धारा मापी में क्या आ जाएगा? ये क्या है? धारा मापी। ये क्या है? धारा मापी। धारा मापी में क्या आ जाएगा? विक्षेप। ये क्या है? धारा मापी। धारा, ये क्या है? धारा मापी। धारा मापी में क्या आ जाएगा? विक्षेप। और विक्षेप किस तरफ आएगा? अगर N ध्रुव को पास लेके आ रहे हैं धारा मापी में विक्षेप एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि धारा की दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही मैं N सिरे को इसके दूर लेके जाऊंगा तो ये S सिरे की तरह, और धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। और जैसे ही S सिरे को मैं पास लेके आऊंगा तो परिपथ में धारा की दिशा कैसे हो जाएगी? ये कैसी दिशा है? क्लॉकवाइज। और जैसे ही दूर लेके जाऊंगा तो कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो था पहला प्रयोग, ठीक है। ये तो था पहला प्रयोग। अब इसने क्या किया?
इसने सोचा कि इससे तो ठीक है, चलो हो गया, तो इसके बेस पर इसने एक परिपथ दूसरा परिपथ और लिया और उसमें क्या बह रही थी, धारा बह रही थी। इसको एक परिपथ दे दिया, इसको दो परिपथ दे दिया, ठीक है। अब दोनों को पास पास रख दिया, ठीक है। अब पास रखा है तब इसके फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको गति करवाना प्रारंभ करूंगा, जैसे ही प्राथमिक कुंडली को द्वितीय कुंडली के पास ले जाने का प्रयास करूंगा, जब प्राथमिक कुंडली को द्वितीय कुंडली के पास लेके जाऊंगा, मैं इसमें धारा की दिशा ऐसे है, इसमें धारा की दिशा ऐसे है, तो इससे जुड़े इसके पास रखे द्वितीय परिपथ के धारामापी में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा और धारा की दिशा इसके क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। ये इधर जा रही है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इससे विपरीत, ठीक है। जैसे ही मैं इस कुंडली को इसके पास लेके आऊंगा तो इसके भी क्या उत्पन्न होगा, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से वही बात, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्लोज परिपथ में क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी और धारा मापी में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, जब ये गति कर रहा है ये स्थिर है, या फिर ये गति कर रहा है ये स्थिर है, या फिर दोनों समान वेग से गति करे तब क्या होगा, ये दोनों जब असमान वेग से, जब दोनों असमान वेग से एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे तो फ्लक्स के मान में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों ही समान वेग से गति करें, यानी कि इसका मान भी 5 मीटर प्रति सेकंड हो, इसका भी 5 मीटर प्रति सेकंड हो, दोनों क्या है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में इसके फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर अवस्था में है तो कोई धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा, ठीक है। विक्षेप कैसे आता है, क्षणिक समय के लिए आता है। विक्षेप किसमें आता है, थोड़े से समय के लिए विक्षेप आता है, उसके बाद विक्षेप धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब की बार मैं यहां पर एक रोड रख दूं, ठीक है, मैंने एक चालक छड़ रख दी है, अब की बार मैंने क्या रख दिया है, चालक छड़ रख दी है। जैसे ही मैं चालक छड़ रखूंगा और इस कुंडली को इसके पास लेके आऊंगा v वेग से, ठीक है, तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से धारामापी में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, और धारा की दिशा ऐसे है, धारा की दिशा ऐसे है, तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी, इसके विपरीत होगी, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से प्रेरित धारा बहने लगेगी, परिपथ में क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, विक्षेप। लेकिन इस चालक छड़ के रखने से जो फर्क क्या पड़ा, चालक छड़ रखने से इससे फर्क क्या पड़ा, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें ये चालक छड़ है, इसमें भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जिसके कारण इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, कम परिवर्तन होगा, और फ्लक्स के मान में कम परिवर्तन होगा तो धारा का मान भी कम हो जाएगा, प्रेरित धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थे अपने हेनरी व फैराडे के नियम, ठीक है, ये थे हेनरी और फैराडे के नियम। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं किसे, चुंबकीय फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन गुजरे कैसे, हमेशा ये गुजरेंगी पृष्ठ के लंबवत। ये कैसे गुजरेंगी, हमेशा पृष्ठ के, कहने का मतलब देखो, किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, यानी कि इस पृष्ठ से ऐसे गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब देखो, इससे गुजरने वाली, ये मेरी किसकी दिशा, ये क्या, इस क्षेत्र की दिशा, ये किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मतलब, अब इसका चुंबकीय फ्लक्स का मान बताएं, फाई का मान कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखा जाता है, फाई से लिखा जाता है। इसके फाई का मान, कितनी रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4, इसके फ्लक्स का मान कितना, 4। मतलब अब देखो, अगर यहां पर सेमी पृष्ठ होता, ये सेमी आकार का पृष्ठ होता और इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या ज्यादा गुजरने लग जाती, ठीक है, कितनी गुजर रही है, ज्यादा, कितनी हो जाती, 3 3 6 और 2 8, यानी कि फाई का मान कितना हो जाता, इस बंद पृष्ठ से, इस क्षेत्रफल से
गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। कितनी हो जाती चुंबकीय फ्लक्स का मान 6 हो जाता। ठीक है, अगर अन्य किसी आकार का होता, ये क्या होता, कोई गोल होता, तो इससे गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता, 4 5 गुजरती तो 5 जितनी भी गुजरती उसको क्या कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। मतलब अब देखो, मतलब समझने वाली बात देखो, चुंबक रेखा हमेशा पृष्ठ के क्या गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगे। ऐसे पृष्ठ रखा हो तो ऐसे गुजरेंगी, ऐसे पृष्ठ रखा हो तो ऐसे गुजरेंगी, ऐसे पृष्ठ रखा हो तो ऐसे गुजरेंगी, ऐसे रखा हो तो ऐसे या ऐसे। यानी कि इस पृष्ठ से कहने का अर्थ क्या है, लंबवत गुजरने वाली। ठीक है, अगर ऐसे गुजरती, इस पृष्ठ से ऐसे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी भी क्या नहीं करेंगे, फ्लक्स नहीं करेंगे। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजरती, ऐसे गुजरती। ठीक है, कोई चुंबकीय रेखा कैसे गुजरती, ऐसे गुजरती। ऐसे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी भी क्या नहीं कहेंगे, फ्लक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या नहीं कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि कहने के बाद इस पृष्ठ से लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उन्हें क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये कोई पृष्ठ था, इस पर चुंबकीय रेखाएं ऐसे गुजर रही। ठीक है, कैसे गुजर रही है। अब क्षेत्र की दिशा क्या है, ए है। क्षेत्रफल की दिशा क्या है, फाई का मान किसके बराबर, चुंबकीय क्षेत्र इनटू में जितने क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है, जितने क्षेत्रफल से रेखाएं गुजरती हैं उनका गुणनफल ही किसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर। मतलब अब इसका मतलब समझो, अगर ये चुंबकीय रेखाएं ऐसे गुजर रही होती, कैसे गुजर रही होती, ठीक है, आपकी बार पृष्ठ कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, इससे क्या गुजरती, और इसमें क्षेत्र की दिशा, इसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहेंगे। अब पृष्ठ कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, अब इस पृष्ठ से ऐसे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जब फ्लक्स कहा जाता है, कोई ऐसे गुजर रही, कोई ऐसे गुजर रही, तो उनको थोड़ा ना कहा जाता। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे गुजारी है, यहां से गुजारी है। ठीक है, कहां से गुजारी है, यहां से गुजारी है। ठीक है, लेकिन इनको तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहेंगे, इनको तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहेंगे। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत किधर होगी, इस दिशा में। तो जब मान लो थीटा कोण पर गुजर रही है, इस पृष्ठ से किस कोण पर, थीटा कोण पर गुजर रही है। जब ये थीटा कोण पर गुजर रही होंगी तो ये वाला घटक कौन सा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये वाला घटक कितना होगा, ये वाला घटक किसका हो जाएगा, ये वाला साइन का, और ये वाला यानी कि बी कोस कितना, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। थीटा का मान ए व बी के बीच क्या है, कोई कोण होता, ए और बी के बीच क्या रख देता, मैं कोई कोण रख देता। मान कितना होता, फाई इक्वल टू बी, फाई इक्वल टू ए बी और कितना कोस थीटा। चुंबक फ्लक्स का मान कितना होता, फाई ए बी कोस बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ही मैं इस कोस को हटाता तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए डॉट ऑफ बी। दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, अदिश गुणनफल के। यानी कि फाई कैसी राशि, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि, अदिश राशि। कैसी राशि हो जाती, अदिश राशि। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं ऐसे लिख देता, बी डॉट ऑफ ए लिख देता, बी डॉट ऑफ ए लिख देता। ठीक है, या फिर बी ए कोस थीटा लिख देता। ठीक है, ये सभी क्या है, फ्लक्स का मान है, ये सभी क्या है, फ्लक्स का मान। अगर मैं अल्पांश की बात कर लेता, अल्पांश से गुजरने वाला यानी कि बी इंटू में डी ए लिख देता। ठीक है, अल्पांश की बात कर लेता बी डॉट ऑफ डी रख देता, इसको बी डी ए कोस थीटा रख देता। ठीक है, अगर कोई इसको डीएस लेना चाहे तो वो डीएस लिख देता, जो भी उसको लिखना होता वो रख देता। अब इसके मात्रक की बात आती है, मात्रक क्या होगा, अब इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फाई का मात्रक क्या हो जाता, या इसको क्या भी बोला जाता है, फ्लक्स को मात्रक वेबर भी बोला जाता है। इसका मात्रक क्या होता, वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है,
कोई कहे नहीं मुझे तो बीमा भी निकाल के बताओ, तो बीमा निकालना बहुत ही आसान है। अपने को बी का मान पता होना चाहिए, टेस्ला, टेस्ला का मान अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करें, आपने तो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला बना रखा है जिससे कि अपन बीमा निकाल सके। एफ इक्वल टू कितना होता है, बी आई एल, बी का मान यहां से निकल जाएगा, बी इंटू न्यूटन बटे में एम्पियर इंटू में मीटर के बराबर, एम्पियर इंटू में मीटर के बराबर। मान यहां रख देता तो मान क्या हो जाता, फाई का मान किसके बराबर, न्यूटन एम्पियर इंटू में मीटर इंटू में किसके बराबर, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, मात्रक क्या बन जाता, m1 l1 न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, बल का बीमा कितना होती है, m1 l1 t-2, और मीटर की कितनी होती है l1, और एम्पियर की कितनी होती है a1। मात्रक क्या हो जाता, m1 l स्क्वायर t-2 और a कितना, a माइनस, ये इसका किसका मात्रक होता था, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ये किसका मात्रक हो जाता, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से या किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटी सी बात हो रही, अगर अलग अलग कोणों पर होता, मैं इनको एक बार रब कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं ये सारे मान नोट कर लिए होंगे, मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं एक बार, और मैं यहां पर मान निकालना बता रहा हूं। देखना, अब फाई का मान किसके बराबर होता है, बी ए कोस थीटा। ठीक है, यदि बी व ए यानी कि क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, लंबवत होते यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होता, 90 होता, तो फाई का मान कितना होता, बी ए कोस 90 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि बी व ए एक दूसरे के क्या होते, समांतर होते तो थीटा इक्वल टू कितना होता, 0 डिग्री। ठीक है, फाई का मान कितना हो जाता, बी ए कोस 0, मान कितना हो जाता, फाई का मान बी इंटू में ए के बराबर। ये मान क्या होता, मैक्सिमम। ठीक है, एक बात और बताऊं, फाई का मान, फाई निवेशी और प्लस में फाई निर्गत के बराबर होता है। कुल फ्लक्स का मान फाई निवेशी व फाई निर्गत के बराबर होता है। ठीक है, अब आने वाली, अब मैं तो ऐसे याद रख लेता हूं, देखो नेगेटिव है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, आती है। ठीक है, नेगेटिव है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या आती हैं। तो अगर फाई निवेशी कितना होगा, फाई निवेशी का मान किसके बराबर, माइनस फाई के बराबर। मान कैसा ले लिया जाता है, फाई का मान कैसा ले लिया जाता है, नेगेटिव। ठीक है, और फाई निर्गत का मान कैसे ले लिया जाता है, फाई निवेशी कैसा होता है, फाई निवेशी कैसा होता है, नेगेटिव। फाई निर्गत कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, फाई निवेशी कैसा होता है, नेगेटिव, और फाई निर्गत कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है फैराडे के प्रेरण के नियम। फैराडे के प्रेरण के नियम क्या कहते हैं, अब जैसे ही किसी कुंडली के संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, मान लो ये कोई कुंडली थी, इधर बना लेता हूं, ये कुंडली थी, इसके पास अन्य कोई कुंडली लेके आ रहे हैं। ठीक है, चाहे छड़ हो सकती है या फिर अपन ने बताया था कि छड़ हो सकती है या फिर कोई धारावाही चालक हो सकता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अन्य कुंडली हो सकती है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही मैं इस संबंधित कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जैसे ही संबंधित कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे ही संबंधित कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होता है, परिवर्तन, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से परिपथ में एक धारा बहने लगेगी, किसके कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या बहने लगेगी, एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है, इस परिपथ में क्या बहने लगेगी, एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। इसे ही क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का
पहला नियम, यह धारा तब तक बहती रहेगी जब तक कि फ्लक्स के मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन। यह धारा तब तक बहती रहेगी जब तक कि फ्लक्स के मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन। दोबारा अच्छे से सुनना, दोबारा बता रहा हूं, जब किसी संबंधित कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, किसके मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। और ये प्रेरित धारा तब तक बहती रहेगी जब तक कि इसके फ्लक्स के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन। इस कुंडली के जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तब तक परिवर्तन में धारा बहती रहेगी। जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन बंद, धारा भी बहना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये क्या था, फैराडे का पहला नियम। ठीक है, अब बात आती है दूसरे नियम की। ठीक है, अब बात आती है दूसरे नियम की। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, ये कोई कुंडली है, जैसे ही इस कुंडली के फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होता है, इस कुंडली के फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन किसके समानुपाती होगा, विद्युत वाहक बल के क्या होगा, समानुपाती, यानी कि डी फाई अपॉन में dt। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली में उत्पन्न, उस कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का अर्थ, जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है, उसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के फ्लक्स के परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, जैसे ही मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो एक नियतांक काम में ले लूंगा, क्या, के टी फाई अपॉन में dt। ठीक है, जैसे ही मैं k को हटा दिया, k बराबर मैं 1 मान रहा हूं, तो माइनस डी फाई अपॉन में dt। नहीं सर, हमें तो मजा नहीं आया, हमें तो धारा की फॉर्म में बताओ, v किसके बराबर होता है, IR, और विद्युत वाहक बल भी क्या है, विद्युत वाहक बल भी वोल्टा ही होती है, तो I इंटू में R माइनस डी फाई अपॉन dt। I का मान किसके बराबर, माइनस 1 अपॉन R डी फाई अपॉन में dt। बहुत आसान, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अच्छे से आप इन पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से इन पर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। ये था किसका, दूसरा नियम। ये क्या था, दूसरा नियम। देखो कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है लेंज फैराडे का नियम या फिर लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, यदि किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब प्रेरित धारा तो उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वह धारा, वह प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मीन्स मतलब अर्थ ये है, ये कोई कुंडली थी, ठीक है, इसमें धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल किधर उत्पन्न होगा, इधर उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा इधर होगी, प्रेरित धारा की दिशा इधर होगी। ये क्या थी, वास्तविक धारा, और ये प्रेरित धारा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इधर, किसकी दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। मतलब इससे तो समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। ये कोई कुंडली है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, इसके पास अन्य कुंडली रखी है, तो धारा को बहना कैसे सीधा, इसी दिशा में। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ये वास्तविक धारा की दिशा, ये वास्तविक दिशा, और ये क्या है, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित आई, और ये वास्तविक। ठीक है, मतलब देखो इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और क्या उत्पन्न होगा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या होगी, प्रेरित धारा। और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर अपन प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति किसके कारण हुई है, इसके कारण। ठीक है, लेकिन इसी का क्या करेगी, अपोज कर रही है। इसके कारण इसमें क्या हुई है, इसके कारण इसमें क्या हुई है,
प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है और प्रेरित धारा की दिशा क्या है, इसके विपरीत। उत्पत्ति क्लॉकवाइज से हुई है, लेकिन ये चल कैसे रही है, एंटी वो। ये क्या है, ये क्या है, धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या है, ये क्लॉकवाइज। ये क्या है, ये वाली क्या है, क्लॉकवाइज, और ये वाली क्या होगी, एंटी क्लॉक। ठीक है, ये आगे की तरफ, यानी कि कहने का अर्थ यह है, ये वाली दिशा ये और इसकी दिशा ये। या फिर ये नहीं माने तो धारा की दिशा, वास्तविक धारा की दिशा ये और प्रेरित धारा आई की दिशा, प्रेरित धारा आई की दिशा ये। यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति है। इसकी दिशा नीचे की तरफ, प्रेरित धारा की दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये लेंज का नियम कहता है उन्हीं कारणों का विरोध करती है, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यही किसका नियम है, लेंज का नियम। यही किसका नियम है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, जब किसी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिनके कारण उसका जन्म हुआ है उन्हीं का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, यानी कि उनका क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज यानी कि उनका विरोध करेगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब लेंज के ऊर्जा संरक्षण के नियम पर चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम सबसे पहले, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये लेंज के नियम पर लागू कैसे होता है, अब ये लेंज के नियम पर, हाँ एक बात रह गई इसमें बताना, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर, माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। और यदि फेरों की संख्या, या कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है, ये किसका नियम था, लेंज का नियम। ये किसका नियम था, लेंज का नियम। अगर फेरों की संख्या 1 होती तो 1 हो जाता, 5 होती तो 5 गुना हो जाता, 10 होती तो 10, 20 होती तो 20। ठीक है, अब चलते हैं लेंज के ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसमें लेंज के नियम में काम कैसे करेगा, ये मेरे पास कोई कुंडली है, ठीक है, ये मेरे पास कोई कुंडली है, इसमें कोई क्या लगी हुई है, ये धारामापी लगा हुआ है, धारामापी। अब इसके पास में क्या ला रहा हूं, इसके पास क्या ला रहा हूं, क्षण चुंबक को ला रहा हूं, क्षण चुंबक को ला रहा हूं। अब जब क्षण चुंबक को लाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बना के ऐसे उल्टा बना लूंगा। ये मेरे पास क्या है, कुंडली है, ठीक है, ये मेरे पास कुंडली है। अब इसके पास क्या लेके आ रहा हूं मैं, किसी क्षण चुंबक को, ठीक है। ये एन सिरा कोई भी मान लो, एन मान लो, एस मान लो, ये एस सिरा, ये एन सिरा, सेम टू सेम। जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊंगा तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। इस कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। अब देखना, एन को लेके आ रहा हूं तो किस कैसी कैसा ये ध्रुव कैसा हो जाएगा, कुंडली का एन ध्रुव, और ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगी, धारा की दिशा किसमें होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ये क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और धारामापी में विक्षेप इधर। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसको जिस फोर्स से आगे लेके आऊंगा, एन एन ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। एन ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। जैसे ही मैं इसको दबा के अंदर की तरफ लेके आऊंगा या उस कुंडली के पास लाने की प्रयास करूंगा तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो मुझे बाहर से क्या करना पड़ेगा, ये स्वयं तो जाएंगे नहीं, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली को अंदर की तरफ दबाना पड़ेगा। ठीक है, अंदर की तरफ जैसे ही दबाता जाऊंगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ दबाता जाऊंगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ दबाता जाऊंगा तो इसके फ्लक्स के मान में वैसे वैसे क्या होगा, परिवर्तन। और धारा का मान क्या होगा, परिवर्तित। धारा का मान लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इस पर मैं क्या कर रहा हूं, यांत्रिक कार्य। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यांत्रिक कार्य। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यांत्रिक
अब यह यांत्रिक कार्य गया कहां, यह यांत्रिक कहां गया, इसके प्रेरित धारा उत्पन्न करने में इसका यांत्रिक कार्य क्या होगा, इसका यांत्रिक कार्य या मैं इसको दबाने में जो कार्य कर रहा हूं वो किसमें कन्वर्टिंग होगा, प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा ऊर्जा में। और ऊर्जा कौन सी होगी, प्रेरित विद्युत ऊर्जा, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये यांत्रिक कार्य किसमें परिवर्तित हो गया, प्रेरित विद्युत ऊर्जा के रूप में या प्रेरित धारा के रूप में, और परिपथ में क्या बहने लगी है, धारा बहने लगी। और ये संपूर्ण यांत्रिक कार्य ही किसमें बदला है, प्रेरित धारा में। अगर ये अपोज कर रहा होता, यही क्या है इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अब की बार क्या कर रहे हैं, मान लो ये कोई कुंडली है, अब की बार क्या हो रही है, अब की बार ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, ये एस सिरा ये एन सिरा, जब दूर जाएगा तो ये कुंडली किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगी, एस ध्रुव की तरफ। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मैं इसको कार्य करके यानी कि धक्का देके मैं इसको ऐसे धक्का दिया मैंने, और धक्का देके मैं इसको दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, तब भी इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और जो मैं इसका यांत्रिक कार्य कर रहा हूं, बाहर से इसको धक्का लगा रहा हूं, वह कार्य ही किसमें बदल जाएगा, वह कार्य ही किसमें बदल जाएगा, ऊर्जा में बदलेगा। और कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। और इसमें धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, ये किसकी तरफ, एस की तरह। एस में धारा कैसे बहती है, क्लॉकवाइज, यानी कि धारा मापे में फिर क्या हो गया, विक्षेप आ गया। मैं इसको धक्का देने में जो कार्य कर रहा हूं, धक्का देने में जो कार्य कर रहा हूं, वही कार्य इस केस में परिवर्तित हुआ है विद्युत ऊर्जा में। और परिपथ में क्या बहने लगी है, प्रेरित धारा बहने लगी। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो अपना कार्य है वो भी क्या है, एक तरीके की ऊर्जा ही है। और कार्य किसमें बदल गया है, कार्य किसमें बदला है, प्रेरित धारा में बदल गया है। ठीक है, ये था मेरे लेंस के ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये था मेरे लेंस का ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अगले टॉपिक पर बढ़े। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक आयताकार लूप है। मैं इसकी लंबाई कितनी मान रहा हूं, एल मान रहा हूं। ठीक है, लंबाई कितनी है, एल, और चौड़ाई भी आयताकार वर्गाकार है, तो इसकी लंबाई भी एल और चौड़ाई भी एल। वर्गाकार लूप है। इस लूप को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर व बाहर मैंने इसको क्या किया, ऐसे धक्का लगाया, मैंने इसको ऐसे धक्का लगाया, आगे लेके गया। इस चुंबकीय क्षेत्र से जैसे ही मैं बाहर लेके आया तो ये कुछ स्थिति ऐसी में आ गया। ठीक है, मैं अब की बार जैसे ही मैंने इसको धक्का लगाया, आधा ये बाहर है, ये कैसा हो गया, बीच का हो गया ना, ये कैसा है, बीच का हो गया। ठीक है, आधा अंदर आधा बाहर। ठीक है, अब देखो मैं इस लंबाई को, ये बाहर गई लंबाई को कितना मान रहा हूं, एल मान रहा हूं। ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक की, ये तो चेंज नहीं होगी, ये तो लंबाई एल ही रहेगी। लेकिन चेंज मैं ये मान के चल रहा हूं, डीएक्स लंबाई क्या हो गई, बाहर चली गई। डीएक्स लंबाई बाहर चली गई, तो ये बची हुई लंबाई ये डीएक्स है, ये डीएक्स लंबाई का है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, एल माइनस में डीएक्स। ठीक है, कितनी, एल माइनस में डीएक्स। मैं इसको क्या कर रहा हूं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जैसे ही इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, इसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अपने को किसका मान निकालना है, गतिक विद्युत वाहक बल का, यानी कि इसकी गति के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उस विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स में पहला, जब एल वर्गाकार प्लेट को, वर्गाकार चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न फ्लक्स का मान, अब अपन ने फ्लक्स का मान कितना मत रखा है, फाई का मान कितना होता है, जब ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में फाई का मान किसके, फाई 1 का मान किसके बराबर होगा, कितना,
फाई इक्वल टू बी इंटू में ए और कॉस थीटा, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, थीटा का मान कितना है 0, यानी कि बी इंटू में ए के बराबर। ठीक है, बी का मान अपने को पता नहीं है, बी का मान कोई भी हो सकता है, ए का मान अपने को पता चल गया। ये क्या है, वर्गाकार लूप है, वर्गाकार लूप का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है, आयतक वर्गाकार है तो लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1, जब इस वर्गाकार चालक को dx लंबाई तक चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फ्लक्स का मान φ2, तो फ्लक्स का मान कितना होगा, φ2 का मान कितना हो जाएगा। आप देखो कितनी क्षेत्रफल में रखा हुआ है, ये L और ये लंबाई गुणा चौड़ाई, आपकी बार क्या बन गया, ये आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। B इंटू में किसके बराबर, L इंटू में L माइनस dx के बराबर, L माइनस में dx के। φ2 का मान किसके बराबर, B L स्क्वायर माइनस B कितना L और D, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपने को क्या निकालना है, फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डेल फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। डेल फाई का मान किसके बराबर, φ2 का मान b l स्क्वायर माइनस b l इंटू में dx, और माइनस किसके, ये रहा b l स्क्वायर से b l स्क्वायर d फाई का मान किसके बराबर, डेल फाई का मान माइनस b l इंटू में dx के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को किससे, फैराडे के नियम से या फिर लेंज के नियम से एक ही बात है। E विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर, डी फाई अपॉन में dt। E इक्वल टू माइनस डी फाई का मान कितना है, ये किसके बराबर है, ये परिवर्तन को शो कर रहा है, ये भी परिवर्तन को ही, माइनस b डी फाई का मान किसके बराबर है, माइनस b l इंटू में dx अपॉन में dt। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस b l dx अपॉन में dt किसके बराबर, b l। ये क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, dx अपॉन में dt किसके बराबर, v के बराबर, b l v। ठीक है, ये किसका मान आ गया, गतिक विद्युत वाहक बल का, गतिक विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर, बी एल वी के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ने क्या किया है, दोनों का क्या निकाल दिया, अंतर निकाल दिया, और फैराडे के नियम में या लेंज के नियम में डी फाई अपॉन में dt का क्या कर दिया, मान रख दिया। मान कितना होगा, बी एल वी के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला टॉपिक आता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई चालक छड़ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे पास r लंबाई की कोई चालक छड़ है। ठीक है, कितनी लंबाई की, r लंबाई की। ठीक है, वो क्या कर रही है, किसी वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, इस अल्पांश की लंबाई में क्या मान लेता हूं, dr मान लेता हूं। ठीक है, अल्पांश की लंबाई कितनी मान लेता हूं, dr मान लेता हूं। ठीक है, यानी कि इस वृत्त के केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। अल्पांश की लंबाई किसके बराबर, dr के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है, घूर्णन। मैंने ये लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही होगी तो इसके विद्युत वाहक बल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन का मान ही अपने को निकालना है। उस परिवर्तन का मान ही क्या निकालना है कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा उसको अपने को निकालना है। ठीक है, अब ये कितनी लंबाई की है, r लंबाई की है। मैंने यहाँ कोई अल्पांश काट लिया है,
विद्युत वाहक बल की परिभाषा से, विद्युत वाहक बल अपन ने अभी अभी निकाला गतिक विद्युत वाहक बल। अपन लिख लेते हैं इधर गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होगा? बी वी एल के बराबर, बी वी एल के बराबर। यहाँ कितने लंबाई का है? आर लंबाई का है। मैं यहाँ डी आर लंबाई में यानी कि डी आर दूरी चलने में, डी आर दूरी में चलने में जो डी आर लंबाई है, इस अल्पांश को मैंने काट लिया है, अलग से काट लिया है, और इसमें इस अल्पांश के कारण विद्युत वाहक बल का मान निकाल लूं, इस अल्पांश के कारण विद्युत वाहक बल का मान निकालूं तो मैं पूरे का क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा और पूरे का मान निकल जाएगा। पूरे का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं इस कुंडली के कारण, इस चालक छड़ के कारण, चालक छड़ के अल्प विस्थापन में विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू किसके बराबर? बी और किसके? वी, और लंबाई क्या है? अल्पांश क्या मान लिया है? डी आर मान लिया है। ठीक है। डीएल भी मान सकते हो, डी आर भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब वृत्ताकार पथ में घूमेगी तो रेखीय वेग तो काम आने वाला नहीं है। ये कैसा वेग है? रेखीय वेग। अपने कौन सा वेग काम आएगा? घूर्णन वेग। ये किस वेग से घूर्णन कर रही है? ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध से, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा इंटू में आर का, ओमेगा इंटू में आर का। ठीक है। डी का मान किसके बराबर हो जाएगा? b और किसके बराबर? ओमेगा आर और डी। ठीक है। अब मेरे को कुल विद्युत वाहक बल चाहिए तो समाकलन करने पर कितना हो जाएगा? E इक्वल टू कितना, कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से r तक। ठीक है। b ओमेगा आर और डी आर, इसका क्या हो जाएगा? समाकलन। जैसे ही मैंने दोनों तरफ समाकलन किया, ये समाकलन लगा दिया और ये समाकलन लगा दिया 0 से r तक। इसमें से बाहर क्या? E बाहर आ गया, b बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, r इंटू में डी आर। 0 से कहां तक? r तक। जैसे ही मैंने इसका समाकलन किया तो मान कितना हो जाएगा? E इक्वल टू किसके बराबर? b ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा यानी कोणीय वेग, और ये कितना हो जाएगा? r का कितना होता है? r स्क्वायर बाई 2k, यानी कि E का मान किसके बराबर? b ओमेगा आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 b ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। कोई कहीं मुझे तो कोणीय आवर्ती में चाहिए ही नहीं था ना, मुझे तो रेखीय आवर्ती में चाहिए। मुझे किस में चाहिए? रेखीय आवर्ती में चाहिए। तो रेखीय आवर्ती में, रेखीय आवर्ती के रूप में विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1/2 ऐसे कैसे, b ऐसे के वैसे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f के बराबर। मान कितना हो गया? 2 पाई f और r स्क्वायर। नहीं, मुझे तो इसमें भी नहीं चाहिए था, मुझे तो किसमें चाहिए? मुझे तो आवर्तकाल की फॉर्म में चाहिए। तो आवर्तकाल की फॉर्म में निकालो, 2 पाई अपॉन में t के बराबर। E का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 b और 2 पाई अपॉन में t और r स्क्वायर का। आपको जो फॉर्म चाहिए वो रख लो, बाकी को हटा लो। ये किसमें है? रेखीय आवर्ती के रूप में, रेखीय आवर्ती में विद्युत वाहक बल। और ये किसमें है? आवर्तकाल के रूप में विद्युत वाहक। और ये किसमें है? कोणीय वेग के रूप में विद्युत वाहक बल। कोई कहने मुझे तो रेखीय में निकाल के दो, तो रेखीय में निकाल दो। बी का मान किसके बराबर? ओमेगा आर के बराबर। ठीक है। निकाल के दिखाऊं क्या? अगर रेखीय मान निकलवाता, रेखीय वेग, तो रेखीय वेग कितना हो जाता? E इक्वल टू 1/2 b और b किसके बराबर? ओमेगा आर के बराबर। तो कितना होता था? b, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, चाहे यानी जो भी आपको निकालना होता मान निकल जाता। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्या? यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े।
तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन। ठीक है, ऊर्जा की दृष्टि से अपन किसका मान निकालेंगे? अपन शक्ति का मान निकालेंगे, बल का मान निकालेंगे, और अपन किसका मान निकालेंगे? आवेश का मान निकालेंगे। आवेश का मान इसके रूप में आएगा कैसे? ठीक है, अब किसी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक, ठीक है, गतिशील क्या था? चालक था। किसी गतिशील चालक में विद्युत वाहक बल का मान बी के बराबर समीकरण नंबर 1। ठीक है, अपन क्या पढ़े? विभव की परिभाषा से B इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई का मान किसके बराबर? E अपॉन में R, यानी कि इसको क्या भी लिखा जा सकता है? E इक्वल टू किसके बराबर? आई, R के बराबर। I का मान किसके बराबर? E अपॉन में R के बराबर। ठीक है, E का मान अपने पास ये रहा। I का मान कितना हो गया? B अपॉन में समीकरण नंबर 1। ठीक है, अपन ने जब कोई चालक छड़ है, गतिशील अवस्था में है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान, चालक छड़ पर गतिशील चालक छड़ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F इक्वल टू किसके बराबर? BI/L sin थीटा। थीटा का मान कितना? थीटा इक्वल टू 90। F का मान किसके बराबर? BI/L के बराबर। ठीक है, BI/L के बराबर। F का मान कितना हो जाएगा? F का मान कितना होगा? B का मान अपने को पता नहीं है, तो अपन B और L को छोड़ दें। BL इंटू में I का मान कितना है? BL V अपॉन में। ठीक है, मैं इसको लिख कैसे सकता हूं? इसको कैसे लिख सकता हूं? F का मान किसके बराबर? B स्क्वायर और क्या बन जाएगा? L स्क्वायर V अपॉन में R के बराबर। समीकरण नंबर तो। ठीक है, अब शक्ति किसके बराबर होती है? V इंटू में F इंटू में V के बराबर। F इंटू में V के बराबर। F का मान ये रहा, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू में V, और V कितना हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R। ये किसका मान आ गया? शक्ति का मान आ गया। ठीक है, अब अपन विद्युत वाहक बल की, यानी कि फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम क्या कहता है? यानी कि फैराडे का नियम E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt के बराबर, और E का मान किसके बराबर है? I इंटू में माइनस डी फाई अपॉन में I का मान कितना होता है? I इक्वल टू डी क्यू अपॉन में dt के बराबर। डी क्यू अपॉन में dt रख दूं, डी क्यू अपॉन में dt इंटू में R माइनस डी फाई अपॉन में dt। ठीक है, dt से dt कैंसिल, यानी कि dq का मान किसके बराबर? माइनस 1 अपॉन R, और आवेश का मान, आवेश में परिवर्तन किसके बराबर? माइनस में डी फाई अपॉन में R के बराबर। ठीक है, अब ये कोई चालक छड़ है, ये मेरे पास कोई चालक छड़, ठीक है, यानी कोई आयताकार लूप मान लो। ये क्या है मेरे पास? आयताकार लूप है। इसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको किस में रखा गया है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0 होगा। जब इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जब ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर पड़ा हुआ है, तो I का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई गतिशील अवस्था में होता, ये मान लो, मैं ये मान लिया, ये किस में है? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तो है, लेकिन क्या कर रही है? गतिशील अवस्था में है। इधर ये और इधर ये, यानी कि इसमें क्या होगी? I का मान 0,
नहीं होगा, आई नॉट इक्वल टू 0। परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहेगी। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया धारा क्या होगी, लगातार बहती रहेगी। ठीक है, अगर ऐसे होता, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आधा बाहर आधा अंदर, तो इसके भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन, जिसमें के कारण आई का मान क्या हो जाएगा, इसमें आई बहने लगेगी, धारा का मान क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। ये इसका क्या था, परिमाणात्मक अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़े।